हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको वित्तीय प्रणाली के बारे में कुछ समझाने का प्रयास कर रही हूँ। फाइनेंशियल सिस्टम। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रियल में वित्तीय प्रणाली होता क्या है। तो वित्तीय प्रणाली एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत निवेशकर्ता और बचतकर्ता दोनों के बीच में जो कड़ी का काम करती है, उस पूरे समूह को, उस पूरे सिस्टम को हम वित्तीय प्रणाली के नाम से जानते हैं। क्योंकि हमारी कंट्री में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो होता है, बचत करने वाले कुछ और होते हैं जिनको हम बचतकर्ता कहते हैं, और विनियोग करने वाला कुछ और होता है। पर बचतकर्ता ना विनियोगकर्ता को जानता है, ना विनियोगकर्ता बचतकर्ता को जानता है। तो इन दोनों के मध्य जो कड़ी का काम करते हैं उसको हम वित्तीय प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो वित्तीय प्रणाली का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसमें बचत व निवेश करने वाले के बीच निकट संबंध स्थापित किया जाता है। इन दोनों के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन की जाती है। सेवर और इन्वेस्टर्स के बीच में, दोनों के बीच एक अच्छा संबंध स्थापित किया जाता है कर अर्थव्यवस्था में वित्तीय संसाधनों का संग्रहण, नियोजन, प्रबंध और नियंत्रण किया जाता है। तो उन दोनों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित कर करके जो भी हमारे वित्तीय संसाधन है, उन वित्तीय संसाधनों को नियंत्रित किया जाता है, नियमित किया जाता है, उनका जो है प्रबंध किया जाता है और उनका सुचारू रूप से संग्रहण और नियोजन किया जाता है, ताकि जितने भी वित्तीय संसाधन देश में उपलब्ध हैं, उन वित्तीय संसाधनों का समुचित प्रयोग हो सके। तो इस कार्य में संलग्न सभी संस्थाओं, सभी बाजारों, सभी उपकरणों, सभी सेवाओं और कार्य पद्धतियों के समूह को हम वित्तीय प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो जो इस व्यवस्था में संलग्न है, निवेशकर्ता और बचतकर्ता के बीच में संबंध ला करके जितने भी वित्तीय संसाधन हैं, उनका समुचित उपयोग संभव बना देता है, उस पूरे सिस्टम को हम वित्तीय प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो रियल में भारतीय वित्तीय प्रणाली का क्या प्रारूप है, कि भारतीय वित्तीय प्रणाली की संरचना किस प्रकार की है। तो इसको हमने कई भागों में डिवाइड किया है, ए, बी, सी और डी। 4 भागों में हमने भारतीय वित्तीय व्यवस्था को जो है वो विभाजित करने का प्रयास किया है। पहला आता है हमारा वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। तो वित्तीय बाजार में हमने केवल मात्र उन संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है जो या तो मुद्रा में लेन देन करती है या प्रतिभूतियों में लेन देन करती है। तो वित्तीय बाजार एक ऐसा स्थान है जहां पर पूंजी व प्रतिभूतियों में लेन देन किया जाता हो, उस बाजार को वित्तीय बाजार के नाम से जानते हैं, जहां पर डेली इस स्टाइल के ट्रांजेक्शन्स होते हो। तो अगेन हमने वित्तीय बाजार को 2 भागों में बांटा है। फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार मीन्स फाइनेंशियल मार्केट, then financial market divided again in 2 part. First is money market and second is capital market. पहला है आपका मुद्रा बाजार और दूसरा है आपका पूंजी बाजार। Financial market divided into 2 part. Then what do you mean by money market? Then money market is a place where transactions are held in the currency. जहाँ पर मुद्रा में लेन देन होते हो उसको हम मुद्रा बाजार के नाम से जानते हैं। जहाँ पर मुद्रा के अल्पकालीन लेन देन किए जाते हो वो स्थान प्राय मुद्रा बाजार के नाम से जाना जाता है। एंड अगेन कैपिटल मार्केट, द प्लेस वेयर ट्रांजेक्शन्स आर हेल्ड इन सिक्योरिटीज इज नॉन एज कैपिटल मार्केट। जिस बाजार में प्रतिभूतियों में लेन देन किया जाता है उसको हम पूंजी बाजार के नाम से जानते हैं। तो मुद्रा बाजार में मुद्रा में लेन देन होते हैं और पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों में लेन देन होते हैं। तो ये समझ में आ गया कि मुद्रा बाजार कौन सा स्थान है और पूंजी बाजार कौन सा स्थान है। देन अगेन मनी मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। मनी मार्केट को अगेन हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एंड सेकंड इज अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। मुद्रा बाजार 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है संगठित मुद्रा बाजार का प्रारूप और दूसरा है असंगठित मुद्रा बाजार का प्रारूप। देन ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट मीन्स द मार्केट which work under control by RBI and which follow the rules regulation which are guided by government or central government और RBI। तो संगठित मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जो रिजर्व बैंक के द्वारा बनाए गए नियमों और उपनियमों का पालन करता है, उसके अंडर कंट्रोल काम करता है, उसके सुपरविजन में काम करता है, उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करता है। तो वो बाजार कहलाएगा हमारा संगठित मुद्रा बाजार, जिसमें सारे नियम जो नियंत्रित किया जाता हो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता हो। देन अगेन व्हाट डू यू मीन बाय और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट? देन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट मीन्स द टाइप ऑफ मार्केट which is out of control of RBI and central government is known as unorganized money market।
कि वह बाजार जो रिजर्व बैंक की नियंत्रण परिधि के बाहर रहता है, सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, ऐसा बाजार असंगठित मुद्रा बाजार कहलाता है और वो मुद्रा में व्यवहार भी करता है। तो ऐसे बाजार को हम असंगठित मुद्रा बाजार के लिए कहेंगे। तो संगठित मुद्रा बाजार तो रूल्स रेगुलेशंस उसको फॉलो करता है और असंगठित मुद्रा बाजार किसी भी प्रकार के नियम और उपनियम को नहीं मानता, किसी भी प्रकार के रूल्स रेगुलेशन और एक्ट को फॉलो नहीं करता। उसके सेल्फ के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन और अकॉर्डिंग टू पर्सन वायरी हो जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स के वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है। देन जो हमारा ऑर्गेनाइज मनी मार्केट है उसमें हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, हमारे टोटल जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं और नेशनलाइज्ड बैंक है वो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI और सारे सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंक पर भी अब नॉर्म्स जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। तो ये जो सारे होते हैं वो सरकार और केंद्र बैंक की नियंत्रण परिधि में काम करते हैं। इसलिए संगठित मुद्रा बाजार में जो है व्यापारिक बैंक, RBI से SBI, सहकारी बैंक, इसमें कुछ हद तक निजी बैंक को भी लिया जाता है और विदेशी बैंकों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि निजी बैंक भी जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन RBI के फॉलो करेंगे और फॉरेन कंट्रीज के बैंकों को भी हमारे नियम और उपनियमों को मानना पड़ेगा। देन अगेन इन अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट, कि अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में कौन कौन से सेक्टर जो है लोग सम्मिलित किए जाते हैं। देन इसमें आता है सारे प्राइवेट मनी लेंडर्स, जो निजी उधार देने वाले लोग हैं वो आते हैं। सेठ, साहूकार, महाजन, जमींदार भी इसमें आता है, देशी बैंकर्स भी आते हैं। इनका काम करने का अपना तरीका होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होती है, नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, पहले से ही इंटरेस्ट को काट करके फिर लोन दिया जाता है। तो ये थोड़े गड़बड़ पद्धति वाले लोग होते हैं, ऐसे गड़बड़ पद्धति से काम करते हैं और लोन दे करके उसको ऋणग्रस्तता में बंधे रखने का काम किया जाता है। तो ये कहलाता है असंगठित मुद्रा बाजार। Then again capital market is divided into two parts. First is organized capital market and second is unorganized capital market. पहला संगठित पूंजी बाजार और दूसरा है असंगठित पूंजी बाजार। Then organized money market follow the rules regulation which are provided by SEBI. जो सेबी के द्वारा जो रूल्स रेगुलेशंस दिए जाते हैं, जो नॉर्म्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जो एक्ट प्रिपेयर किए जाते हैं, वो सारे सेबी के जितने भी एक्ट, जितने भी नॉर्म्स, सिक्योरिटी को जो है रेगुलेट करने के, इशूइंग करने के जितने भी एक्ट और नॉर्म्स होते हैं, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट उसको फॉलो करता है। वो अंडर जो है वो हमारा जो सेबी है उसके अंडर कंट्रोल काम करता है, उसके सुपरविजन में काम करता है। तो वो कहलाता है हमारा ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। और सारी लिस्टेड कंपनीज की जो सिक्योरिटीज़ होती है, लिस्टेड सिक्योरिटीज़, उनके साथ ट्रांजेक्शन करता है, उनके प्राइस को स्टेबल पॉइंट पे लाता है, उसमें अप्स एंड डाउन्स को नहीं क्रिएट करता है, किसी स्टाइल का कोई फ्रॉड इस मार्केट में नहीं हो सकता है। सेकंड आता है अनऑर्गेनाइज जो है वो पूंजी बाजार, असंगठित जो है आपका पूंजी बाजार। तो असंगठित पूंजी बाजार जो होता है वो सेबी की नियंत्रण परिधि से काम करता है। कुछ दलाल हैं, प्राइवेट लोग हैं, कुछ ब्रोकर्स हैं, कमीशन एजेंट है, ये लोग सेल्फ के नियम बना करके लोगों से पैसा ले लेते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं, बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा और फिर इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। तो असंगठित जो पूंजी बाजार का प्रारूप है वहाँ पर जो लेन देन होते हैं उसमें फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो किसी नॉर्म्स और रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। तो दिस इज़ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ये हमारी भारतीय वित्तीय प्रणाली का पहला भाग था जिसमें हमने केवल मात्र फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाएं। अब जो इंस्टीट्यूशंस फाइनेंस के साथ वर्क करती हो, डिपॉजिट लेती हो, लोन देती हो, जनता से पैसे एकत्रित करती हो और वापस जनता को देने का काम करती हो, तो इस टाइप की इंस्टीट्यूशंस को हम वित्तीय संस्थाओं के नाम से जानते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मीन्स दोज इंस्टीट्यूशंस which are involved in the functions of accepting deposit and borrowing loans is known as financial institutions. तो जो जनता से पैसे प्राप्त करती है और जनता को लोन देती है वो हमारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। Then again there are two types of financial institutions. First is monetary financial institutions, banking financial institutions, and other one is non-banking financial institutions. पहला होता है आपके बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं।
तो बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं फॉलो द रूल्स रेगुलेशन विच आर गाइडेड बाय 1934 एक्ट, 1949 एक्ट एंड 1970 एक्ट। जो बैंकिंग संस्थाएं होगी उनको इन तीनों, एंड कंपनी एक्ट भी आ जाता है आपका इसमें, 1956 और 2013 के एक्ट जो होते हैं एटलीस्ट उनको फॉलो करना इनके लिए कंपलसरी हो जाता है। बैंकिंग संस्थाएं वह संस्थाएं होती है जिनका प्रारूप बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, जिनका स्ट्रक्चर जो है वो 1949 के एक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, और उसमें जो फंक्शंस डिस्क्राइब किए गए हैं ये इंस्टीट्यूशंस ओनली उन्हीं फंक्शन में इन्वॉल्व होती है। देन दिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इज नॉन एज बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। इस प्रकार की संस्थाओं को हम बैंकिंग संस्थाओं के नाम से जानते हैं, जो जनता से जमाए लेती है और उधार देने का काम करती है। Then again, what is the meaning of non-banking institutions? These types of institutions do not provide any type of banking activity and do not follow the rules of regulation which are guided by RBI. रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं। 1934, 1949 और 1970 के एक्ट को फॉलो नहीं करते। इनका जो कार्य करने का तरीका होता है वो कुछ अलग स्टाइल का होता है। These institutions are follow the rules regulation which are provided by central government. जो केंद्र सरकार होती है उसके द्वारा जो नियम और उपनियम बनाए जाते हैं ये केवल मात्र उन्हीं को फॉलो करती है, और बैंकिंग करना इनका काम नहीं होता है। ये जनता से पैसे लेते हैं और जनता को उधार भी देते हैं, बट किसी और फॉर्म में पैसा लेते हैं और किसी और फॉर्म में ही लोन देने का काम करते हैं। देन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस अगेन डिवाइडेड बाय SBI, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। तो ये जो सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं दीज आर इंक्लूडेड इन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। उनको हम बैंकिंग संस्थाओं में लेंगे। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो पब्लिक से डिपॉजिट लेना और पब्लिक को लोन देना, उसी का काम होता है। अगेन आता है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। देन नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में फर्स्ट है LIC, जीवन बीमा निगम। जीवन बीमा निगम जनता से पैसे लेता है, प्रीमियम के रूप में लेता है, बदले में सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम देता है, आपको अपने जीवन से सुरक्षा का वचन देता है। हाँ, जब आपकी जीवन की सुरक्षा नहीं रहती है तो आपको जो है वापस, जब मुकदमा दायर होता है तब आपको वापस भुगतान करने का काम करता है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, सामान्य बीमा निगम, ये आपके माल, आपकी जो जन इसकी हानि जो होती है, जैसे इसमें आपने अपने माल का बीमा करा लिया, फसल का बीमा करा लिया, किसी और चीज़ वाहन का बीमा करा लिया, तो वो सामान्य बीमा में आते हैं। इसमें आग से, क्षति से, डूबने से, दुर्घटना से, सबसे आपको जो है वो इसमें आपको वापस प्रीमियम चुकाने के बाद आपको वापस धनराशि प्राप्त होती है। UTI जो है वो बॉन्ड इशू करती है, उन बॉन्ड को हम लोग परचेज करते हैं। आफ्टर सम टाइम बॉन्ड्स जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं, तो डबल पैसा मिलता है। तो इस प्रकार ये तीनों संस्थाएं जनता से पैसा लेती है और वापस क्लेम करने पर जनता को पैसा देती भी है, बट इनका फंक्शनिंग करने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में। तो इन दोनों प्रकार की संस्थाओं में बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ये हमारा दूसरा प्रकार था भारतीय वित्तीय प्रणाली को, जिसमें वित्तीय संस्थाओं के बारे में बताया गया। नेक्स्ट आता है वित्तीय उपकरण, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कि जो हमारा जो ये मार्केट है, पूरा जो सिस्टम है, उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं। देखो ये जो संस्थाएं हैं वो कुछ उपकरणों के साथ चलती है। जब तक उसमें आप कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं डालोगे इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर पाएगी। इंस्ट्रूमेंट का अर्थ होता है ये बैंकिंग संस्थाएं किन किन चीज़ों के साथ ट्रांजेक्शन करती है और किन किन में व्यवहार करती है, तो वो कहलाते हैं अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वित्तीय उपकरण। जिन इंस्ट्रूमेंट का यूटिलाइजेशन हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में होता है, जो एक मीडियम है आपके डिपॉजिट का और आपके विड्रॉल करने का। तो दीज इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइडेड। फॉर एग्जांपल है शेयर। शेयर जो होता है वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। हम लोग कैपिटल मार्केट से इसको परचेज करते हैं, और लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, मिड टर्म जो है वो हो सकता है। फिर सरकारी प्रतिभूति होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में काम करती है। नेक्स्ट आता है डिवेंचर, ऋण पत्र आता है, बोन्स, उसके बाद है आपके विनिमय बिल एक्सचेंज ऑफ, उसके बाद है हुंडिया, हुंडीज। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि दीज आर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म।
अब ये जो है इनकी समयावधि अलग अलग हो सकती है, अल्पकालीन भी हो सकते हैं, दीर्घकालीन भी हो सकते हैं और मध्यमकालीन भी हो सकते हैं, पर इन उपकरणों का प्रयोग इस बाजार में ज़रूर किया जाएगा। अब शेयर क्या है, प्रतिभूतियाँ क्या है, बॉन्ड क्या है, हुंडिया क्या है, ये आपको अलग अलग टॉपिक में पूरे इस मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के अलग अलग टॉपिक में आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि व्हाट यू मीन बाय दीज टाइप्स ऑफ। और अल्पकालीन मतलब जो 1 साल के लिए है, दीर्घकालीन जो 5 साल के लिए है, मध्यमकालीन जो 1 से 2 या 3 साल के लिए इश्यू किया जाता है। अब आता है हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज कि हमारी कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज भी इस मार्केट में काम करती है, इस सिस्टम में इन्वॉल्व रहती है। वो सर्विसेज कौन कौन सी है? ये जो पूरा सिस्टम है इसमें ये संस्थाएं कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो हमने अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखी है, वो इंस्टीट्यूशंस आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, कुछ सेवाएं प्रदान करेगी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस कि ये इंस्टीट्यूशन जो है वो वित्त की व्यवस्था करती है। आपको जब कभी भी रिक्वायरमेंट होती है, आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो इन इंस्टीट्यूशंस के पास जो है फंड की अवेलेबिलिटी होती है और वो आपके लिए फंड मैनेज कर देती है। देन फर्स्ट फंक्शन इज अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, ये आपको फाइनेंस प्रोवाइड करती है। जब कभी भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है या आप अप्लाई करते हो तो आपकी अप्लाई के अकॉर्डिंग आपको दे दी जाती है। नेक्स्ट आता है गारंटी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू एक गारंटी प्रोवाइड करने का फंक्शंस भी किया जाता है कि जब आपको कहीं से लोन चाहिए और आपको लोन इशू नहीं हो रहा होता है, तो ये एज ए इंटरमीडिएटर बन करके उस इंस्टीट्यूशंस को आपकी गारंटी देती है कि इनके थ्रू लोन का रीपे कर दिया जाएगा। तो बड़ी बड़ी कंपनीज को इस सिस्टम की गारंटी प्रोवाइड की जाती है, जिससे उनको टाइम पे लोन की अवेलेबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट आता है अभिगोपन अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग एक पावरफुल फंक्शन है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कि ये किसी कंपनी की कैपिटल की अंडरराइटिंग करने का काम करते हैं। उस कंपनी के बॉन्ड, सिक्योरिटी, डिवेंचर्स, शेयर उनको परचेज कर लेते हैं, फिर खुद उनको मार्केट में सेल करने के लिए गारंटी देते हैं या उन संस्था को इस बात की श्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि आपकी सारी सिक्योरिटी को सेल कर करके कैपिटल कलेक्ट कर दी जाएगी। देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नॉन एज अंडरराइटिंग और इसके बदले उनको एक अंडरराइटिंग कमीशन भी मिलता है, अभिगोपन का कमीशन भी मिलता है। कंपनी पूंजी की प्रति निश्चितता हो जाती है कि पूंजी प्राप्त आसानी से हो जाएगी और इनको कमीशन मिलने की वजह से ये इस फंक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लास्ट आता है बिलों की कटौती कि ये इंस्टीट्यूशन जो होती है वो बिलों की डिस्काउंटिंग का भी काम करती है कि हमारे ट्रेड में और कॉमर्स के सेक्टर में बिलों का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिलों की जो है बिल लिखे जाते हैं, बिल स्वीकार किए जाते हैं और बिलों की कटौती भी की जाती है कि जब आयातकर्ता निर्यातकर्ता ये जो सेलर और परचेजर है उन दोनों के बीच में जब ट्रांजेक्शन्स होता है तो बिल लिख दिया जाता है। जो आपका निर्यात करता होता है वो बिल लिख करके देता है और आयात करता उस पर स्वीकृति करा के वापस बिल रिटर्न कर देता है। अब बिल की मैच्योरिटी डेट बहुत टाइम बाद आती है, तो ऐसे में बिल की डिस्काउंटिंग कराने के लिए निर्यात करता जो है वो इन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के पास चला जाता है और ये इंस्टीट्यूशंस उस बिल की डिस्काउंटिंग कर करके बाकी का जो पैसा है वो निर्यातकर्ता को उपलब्ध करा देती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ये हमारा भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक स्ट्रक्चर है जिसमें वित्तीय बाजार होता है, वित्तीय संस्थाएं होती है, वित्तीय उपकरण होते हैं और वित्तीय सेवाएं होती है। ये चारों मिलकर के भारतीय वित्तीय प्रणाली को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।